चंद्र जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी का कभी नाम आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है। हम तो हर साल ये कार्यक्रम करवाते हैं, कैसे आप लोग भूल रहे हो? इनके एक प्रसिद्ध कहानी भी मैं आप लोग को बताई थी, याद करो, पंच परमेश्वर, जिसमें दो दोस्त रहते हैं। याद करो, बताई थी। दो दोस्त रहते हैं, एक गद्दारी करने की कोशिश करता है, फिर दूसरा उसका पंच परमेश्वर बन जाता है, तो बाद में फिर वो न्याय करता है, दोस्ती नहीं मानता। ये वाली कहानी मैं आप लोग को सुनाई। ये वही मुंशी प्रेमचंद जी हैं बेटा। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अब हम जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई। अभी निकला ना 31 जुलाई, इसी दिन। मृत्यु उनका हुआ था 8 अक्टूबर 1936। 8 अक्टूबर 1936। पेशा अध्यापक, लेखक, पत्रकार। मुंशी प्रेमचंद जी अध्यापक भी थे। अध्यापक का मतलब शिक्षक। वो एक बहुत अच्छे लेखक थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों तक पहुंचती है। बहुत अच्छे लेखक थे और साथ में वो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे। पत्रकार का मतलब समझते हो? जो अखबारों के लिए लिखते हैं। और आपको पता होगा, अखबार में हमको हमेशा सही जानकारी देना रहता है। कभी भी हम गलत जानकारी अखबार में नहीं दे सकते। राष्ट्रीयता भारतीय, वो प्रॉपर भारतीय, भारत के नागरिक थी। उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की थी, वो बाहर से नहीं थी। कौन से काल में उन्होंने काम किया? आधुनिक काल। उनका जितना भी काल है, हमने जब इतिहास पढ़ा तो उसमें विभिन्न काल पढ़ते हैं ना, तो मुंशी प्रेमचंद जी हमारे आधुनिक काल के रचयिता थे। विद्या, कहानी और उपन्यास। अब लेखक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग कविता लिखते हैं, कई लोग पुस्तक लिखते हैं, कई लोग नाटक लिखते हैं, कई लोग गाना लिखते हैं, गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी मुख्य कहानी और उपन्यास लिखते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर क्या है, किसी को पता है? कहानी छोटी होती है और उपन्यास थोड़ा सा बड़ा होता है। ये एक छोटा सा अंतर मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता रही हूँ। विषय क्या है? सामाजिक और कृषक जीवन। ये हमेशा समाज के बारे में लिखे। इसके बारे में लिखे? समाज में। जैसे देखो, बहुत सारी चीजों के बारे में लिखते हैं, तो समाज के बारे में लिखना मतलब क्या होता है? हमारे समाज का जो दिनचर्या है, जो हमारे समाज में हो रहा है या उनके समय में होता रहा है, उस चीजों को उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यास के माध्यम से समाज तक के लाया। उल्लेखनीय काम। अब उनका कुछ मुख्य काम है जो उन्होंने लिखा था। उनमें से कुछ थे गोदान, कर्मभूमि, नशा, सेवा सदन और मानसरोवर। और इसकी एक कहानी पंच परमेश्वर में आपको पहले भी सुना चुकी है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक नई कहानी। नई मतलब उन्होंने अपने जमाने में लिखा था, जो आपके लिए नया है। आप लोगों ने ये कहानी नहीं सुना है, हम ये आपको सुनाना चाह रहे हैं। इस कहानी का नाम है नशा। क्या नाम है? नशा। नशा। बेटा हाथ तो नहीं, इसको पकड़ा दो, थोड़ा देर तुम पकड़ो, क्योंकि कहानी बड़ा है। लड़की दिखा नहीं, थोड़ा ठीक है। आज हम जानेंगे नशा के बारे में। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क। एक आदमी अपने बारे में बता रहा है कि ईश्वरी नाम का एक जमींदार का बेटा था। जमींदार मतलब क्या होता है? पहले गांवों में जमींदारी प्रथा चलती थी। जिसके पास ज्यादा जमीन होता था उसको जमींदार कहा जाता था। मतलब एक शब्द में हम कहें तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनाढ्य था, धनाढ्य मतलब धनवान, उसको जमींदार कहा जाता था। और उसका एक लड़का था जिसका नाम ईश्वरी था। और मैं एक गरीब क्लर्क था। क्लर्क मतलब किसी ऑफिस में, क्लर्क शब्द सुने हो? बाबू शब्द सुने हो? ऑफिस में बाबू सुने हो कि नहीं? बाबू मतलब क्लर्क, ऑफिस के बाबू क्लर्क लगते हैं। ठीक है, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा कोई जायदाद न थी। हम दोनों परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता था, उन्हें हिंसक, पशु और खून चूसने वाला जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता था। वो दोनों दोस्त आपस में लड़ते थे। वो हमेशा जमींदार की बुराई करता था कि जमींदार लोग बदमाश होते हैं, खून चूस चूस के पैसा इकट्ठा करते हैं। उस जमाने में ऐसा चलता था बेटा, आज के जमाने में तो ये सब बंद हो चुका है। वह जमींदारों के पक्ष लेता था, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था। वो हमेशा जमींदार का पक्ष लेता था। जमींदार का बेटा था तो लेगा कि नहीं लेगा पक्ष, लेकिन
उसका थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता था टाइम, क्योंकि जमींदार की बुराई बहुत लोग करते थे, देखते थे, है ना। तो क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील ना थी, वो कहता था कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते और होते रहेंगे। लचर दलील थी, वो हमेशा बोलता था ऐसा नहीं है कि किसी का बकौती है, कोई हमेशा पैसा वाला नहीं होता है, कभी कभी कोई छोटा बड़ा हो जाता है, कभी बड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई इसका कारण नहीं था। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इसकी व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता था और लगने वाली बात कह जाता था, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। अब ये दोस्त थोड़ा सा तेज था, स्वभाव से तेज। जो लोग स्वभाव से तेज होते हैं वो लोग ज्यादा उग्र होते हैं, और उग्र होकर वो लोग अनाप शनाप बोल देते हैं। तो ये कई बार अनाप शनाप भी बोल देता था अपने दोस्त को, लेकिन ईश्वरी जो था वो बहुत मृदु स्वभाव का था, वो मुस्कुरा के वहां से चला जाता। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधी मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है, उसमें यह भी प्रचुर भाग मिला हुआ था। वो नौकरों से कभी बात सही ढंग से नहीं करता था, तो कहीं ना कहीं उसको लगता था कि हाँ, मैं भी थोड़ा सा जमींदारी ब्लॉक में रहता हूँ। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध में जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ तो वह आपे से बाहर हो जाता था। अब देखो, ये बात पुराने जमाने की है। आज के जमाने की बात होती तो साइकिल की जगह क्या था? कार। क्या था? कार। मतलब ये इसके में भी था, जैसे दूध कभी ज्यादा गर्म दे देता था, नौकर पे तो गुस्सा आ जाता था, साइकिल ठीक से साफ नहीं होता था तो गुस्सा आ जाता था। मतलब उस जमाने की बात कर रहे, उस समय साइकिल को साफ करते थे नौकर लोग। आज किसको करेंगे? कार। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौद्र और नम्रता से भरा हुआ था। नौकरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, चमका देता था, लेकिन दोस्तों के साथ और खासकर इस बाबू से, क्लर्क से, उसकी दोस्ती अच्छी थी। अच्छा लग रहा है कहानी? yes, शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय है। तो ये बोलता है कि वो शायद मेरी जगह होता तो अलग होती बात, लेकिन उसका प्रकृति विलासी और प्रेम वाला था। अब की दशहरा की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि मैं घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपया न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता था कि वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से जाता है। अब इस बार दशहरा की छुट्टी लगने वाली थी, तो ये सोचता है इस बार दशहरा की छुट्टी में घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर जाने के लिए क्या चाहिए? और इसके पास पैसा नहीं, तो ये घर वालों को तंग नहीं करना चाहता था। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था, अभी कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी न जी चाहता था। अब बेटा सारे लोग चले गए, हॉस्टल में रह रहे हो तब भी तो मजा नहीं आता, अकेले त्योहार में तो सभी लोग चले जाते हैं। तो वो बताया, इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। तो ईश्वरी बोला, ठीक है, इस बार दशहरा में तू अपने घर नहीं जा रहा है तो तू कहाँ आ जाना? मेरे घर आ जाना। और वो तुरंत क्या हो गया? तैयार, तुरंत। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी, वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन। फिर ये सोचता है ईश्वरी के साथ मेरा पेपर का भी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि ईश्वरी अमीर जरूर है, पैसे वाला जरूर है, लेकिन उसके में मानवता भी है। ठीक है बेटा, अब कोई और पकड़ लो, आप पकड़ लो। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मेरा मामला बिगड़ जाएगा, मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। लेकिन उसका दोस्त उसको समझाता है कि देख भाई, जमींदार के घर में आ रहा है ना, अब वहाँ जाकर एकदम जमींदार लोग पर निंदा करना, बुराई करना मत शुरू कर। मेरे घर वालों को बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई मेरे घर में तुम लोग आओगे और टीचर लोग ऐसे होते हैं, टीचर लोग वैसे होते हैं, बोलोगे मेरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वही बात थी। वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है, मतलब कमजोर लोग को इसीलिए पैदा किया है ताकि वो उनकी सेवा कर सके। आसामी भी यही समझता है, अगर उसे सुझाव दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं, तो जमींदार का कहीं पता नहीं। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं यही समझता हूँ।
तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर ना किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब ये बताया है, मैंने आज तक रेलगाड़ी में कभी इंटर क्लास में तो जनरल वार्ड में भी सफर नहीं किया था। पर मेरे को अब दोस्त के साथ जाना है तो उसके मम्मी पापा इसके लिए भी पैसा देंगे कि नहीं देंगे? तभी तो तू जाएगा ना पढ़ने के लिए, मतलब उसके घर। तो बोले शायद सफर करने का मौका ना मिले, इसलिए मैंने चुपचाप हाँ कही। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जाते। गाड़ी रात को 9 बजे आता था, लेकिन खुशी होती है ना, जाना है करके, तो इन लोग जल्दी पहुँच गए। कुछ देर इधर उधर शेयर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। आपको पता है ना, सेकंड क्लास में रिफ्रेशमेंट रूम होता है। जब सेकंड क्लास एसी क्लास में सफर करोगे ना बेटा, तो रूम मिलता है। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खान सामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पीछे लग्गू कौन। अब कमजोर वर्ग का कपड़ा थोड़ा कमजोर रहता है बेटा, हाई फाई लोग का कपड़ा थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वहाँ जो रिफ्रेशमेंट रूम में जो हाई फाई लोग थे, उनको एकदम से पता चल गया कि ये कौन है, पिछलग्गू, मतलब पीछे पीछे चला आया है। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी के जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता था उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता है। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी नहीं दे दी। उसके बाद बता रहा है, मेरे पिताजी को जितना तनख्वाह मिलता था ना, उतना ही सेवा सत्कर्म नहीं लगे रहते हैं बेटा रेलवे स्टेशन में, पानी लाऊं क्या, चाय लाऊं क्या, उनको ऐसे ही मिल जाता है। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता रहा जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। अब ये भी सोचता था जैसे ईश्वरी की सेवा कर रहे हैं वैसे मेरे भी चाय पानी कुछ ला के दे देते। ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब दौड़ते थे, लेकिन मैं कोई चीज़ मंगाता तो उतना उत्साह नहीं दिखाते थे, क्योंकि उनको पता था ईश्वरी पैसा वाला है, जाते समय टिप देगा, ये बेचारा का टिप देगा जो इसके सेवा सत्कार में लगेंगे। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान सामों ने ईश्वरी को सलाम किया और मेरी ओर देखा भी नहीं। वो वहाँ के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो लोग ईश्वरी को सलाम वलाम ठोके, जमींदार का बेटा है, लेकिन इसकी तरफ नजरअंदाज कर रहे हैं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब, और एक हमारे नौकर है कि कोई ढंग से काम भी नहीं करते। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीजदार हो जाए। अब वो इनाम दिया है बेटा, इनाम के लालच में काम किए, पर तुम अपने नौकर को इनाम देते हो क्या? नहीं देते। साल में 1 आध बार साड़ी वाड़ी दे दिए तो बहुत बड़ी बात है। तो बोले रोज अठन्नी दोगे, उस समय अठन्नी का जमाना था, तो शायद नौकर भी बहुत अच्छे से काम करे। जी नहीं, कदापि नहीं, तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गई है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाके रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा सेकंड क्लास। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आके मेरी और विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवा कितना समझता है। और बीच बर्थ वाले ने कहा, मुझे कितनी लज्जा आई मैं कह नहीं सकती। एक आदमी आके इनका दरवाजा खोला बेटा कमरे का, तो ये बोला सेकंड क्लास है, तो दरवाजा को बंद किया, लेकिन तो समझ गया खुद बैठा है, मतलब ये गरीब है। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष, 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। 2 भद्र पुरुष पीछे पीछे चलने लगे। एक मुसलमान रियायत अली, दूसरा ब्राह्मण था राम भरत। दोनों ने मेरी और अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो तुम में होकर हंस के साथ कैसे। हाँ। अब स्टेशन पहुंचे बेटा, तो स्वागत के लिए 2 आदमी आए, वो सज्जन टाइप के बढ़िया पड़े होंगे, और तीसरा आदमी जो 5 बेगार थे, थोड़ा कमजोर वर्ग थे, वो लोग इसका सामान उठाएं, और वो जो पढ़े लिखे लोग थे ना, वो लोग पैसे दे रहे थे। हंस के साथ कहूँगा कैसे आ गए, मतलब दोनों का कोई मेल नहीं है। ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आपकी ही बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होगा। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया हूँ, इनके घर से कई तार आ चुके हैं, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिया। आखिर तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने शब्द की थी, और यहाँ पर उसका जवाब इनकारी ही दिया। अब ईश्वरी अपने उन लोग को बताता है कि इसको तो बहुत बुला रहे थे इसके घर वाले, मैं ही मना किया हूँ, और इन्हीं के बदौलत मैं वहाँ ठहरा हूँ प्रयागराज में, नहीं तो कब का लखनऊ वापस आ जाता। मतलब इसी की बदौलत, इसके साथ रहने के कारण मेरे को अच्छा लगता है करके मैं वहाँ रहता हूँ।
रियायत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ नहीं पहनते, पुराने सारे कपड़े जला डाली, यूँ कहो राजा है, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है बीबी अनाथा है, पकड़ के लाए। अब उसका एक जो मित्र था ना, वही जो पैसे वाला सेवादार है ना, वो बोलता है इसको कहाँ से उठा के लेके आ गए हैं? तो बोलता है ये भी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन महात्मा गांधी का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। और महात्मा गांधी के लिए कारण ये लोग सस्ते कपड़े पहनते हैं, सारे महंगे कपड़े जला दिए। तो एक जन फिर झूठ कैसे बोलता है, चेहरा से तो अनाथ आश्रम से आया है लगता है, पैसे वाले चेहरा से भी पैसे वाले दिखते हैं बेटा। कभी कोई बड़ी रंग की काली कलर की पजेरों में या हैरियर कार में किसी गरीब आदमी को उतरते देखे हो? उन लोग उतरते भी हैं तो उनकी चेहरे की रौनकता आज भी अलग रहती है कि नहीं रहती? रियायत अली ने समर्थन किया, आपने महाराज चांदनी को देखा होगा, दांतों तले उंगली दबाते, एक गाढ़े की बिजाई और चमड़े के जूते पहनकर बाजार में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बेगार में पकड़े गए, उन्हें 10 लाख का कॉलेज खोल। मैं मन से कटा रहा, पर न जाने क्या बात थी, सफेद झूठ उस वक्त मुझे आज से पर न जान पड़ा। प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं कल्पित वैभव में समीपतर आ जाता था। अब ये बोलता है लंबी कहानी है। अब इसको बेचारे को हर समय थोड़ी सी बेइज्जती टाइप में लगता था, लेकिन ये कल्पना करता था हाँ मैं भी बड़ा आदमी हूँ, बहुत बढ़िया। अली ने समर्थन किया, मैं सहजवार नहीं हूँ, लड़कपन में कई लद्दू घोड़े पर सवार हुआ, यहाँ देखा तो 2 काल रात घोड़े हमारे लिए तैयार थे, मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियाँ कांप रही थी, मैंने चेहरे पर फिक्र न पड़ने दी, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह थी ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद हाथ पर छुड़वा कर लौटता। अब वो बता रहा है, अब घोड़ा आ गया बेटा, क्या बात है या बेटा मैं पीछे वाले बट्टे पर घोड़े के पीछे हो गया, यानी तो हाथ पैर टूट जाता बोल रहे हैं। ईश्वरी का घर क्या था, किला, इमाम बाड़े सफा था, दरवाजे पर टहलता हुआ पहरेदार, नौकरों का हिसाब में एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया, उसी अतिशयोक्ति के साथ। अब ईश्वरी सबसे तारीफ कराया तो एकदम बोला ये भी बड़े रियायत का महाराज है, बहुत पैसे वाला है, ये सब बोला। ऐसी हवा बांधी की कुछ न पूछिए, नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने लगे। कई महाशय मुझे तारीफ किया ना बेटा, पैसा वाला है करके बताया, अब पैसा वाला है नहीं बोलता तो बेइज्जती हो जाती। बेटा पढ़ोगे, मैं समझाती हूँ, पढ़े मैं समझाते रहूँगी। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? ईश्वरी ने दिल मुस्कान के साथ कहा, इन तर्कों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते ही नहीं। हाँ, अब ईश्वरी बोलता है बेटा कि तुम बहुत शैतान हो यार, जगह जगह मेरे बारे में बड़ाई कर रहे हो। तो बोले इनके सामने बड़ाई करना बहुत जरूरी है, मैं कहीं बड़ाई नहीं करूँगा तो ये लोग बदमाशी करेंगे। जरा देर बाद नाई हमारे पाँव दबाने आया, कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पैर दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पाँव दबाए हो। मैं इसे अमीरों के चौंसले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटर मर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता हूँ। और आज मैं गोदड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुँच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती को छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की हिफाजती अपनी धोती में छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते सर मारी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा रखते थे। यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव
दिए। कहार ने उसके पाँव धोए, मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे पाँव भी धोए। मेरा यह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पैर हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल जबान हिला देना काफी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक की नाश्ते में जरा भी देर न हो पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाए, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं, उसकी महानता में पड़ता लग जाएगा। वो खुद से पैर धो लेता था, लेकिन अब ईश्वरी के साथ वो भी पैर धुलवाता है। अपना चादर खुद न बिछा के किसको बोलता है, नौकर से बिछवाता है। उसके खाने के लिए समय समय पर खाना मिल जाए तो उसको अच्छा लगता था। अब वो भी क्या रहना चाहता था, उसी तरह से रहना चाहता था, ईश्वरी के जैसे। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे महरा आया। बड़ा मुँह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि न रही। अब भी याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। अब ईश्वरी की तरह वो जो आया था उसके साथ क्लर्क, उसको भी क्या अपना बिस्तर बिछाना अच्छा नहीं लगता था। वो रात हो गया था, फिर भी वो नौकर नहीं आया करके बिस्तर नहीं बिछाया था और उसको देख रहा था। फिर वो आया तो क्या किया, उसको डांट लगाया। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य है। अब ईश्वरी को उसको देख के अच्छा लगा कि वो भी डांट रहे नौकर को, अपने तरह बन गया करके। हल्ला नहीं करेंगे। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। यस लाई भी थी, लेकिन ईश्वरी नहीं। लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए, मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारत। देव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ गए। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जला दो। मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। अब क्या किया, लैंप नहीं जल रहा था, उसके लिए फिर चिल्लाया, लैंप जलाए नहीं हो, अभी तक शाम हो गई है करके। फिर रियासत अली ने कांपते हुए हाथ से क्या जलाया, लैंप को जलाया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना। लोग कहते हैं कि यहाँ स्वराज्य हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। अब ये बता रहा है, एक ठाकुर आया था वहाँ, उसको लगता है कि ये किसका चेला है, गांधी जी का, क्योंकि शुरू में ही बोल दिया गया था कि गांधी जी का चेला है करके, वो सादा कपड़ा पहना है करके। तो वो
बोलता है स्वराज हो जाएगा तो जमींदार नहीं रहेंगे। ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से ना देंगे उसकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही स्वराज्य हुआ अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। तो बोलता है कि जब आसामियों के नाम अपनी जमीन को कर देंगे, जब भी स्वराज होगा तो हमारी जमीन छीन ली जाएगी तो हमको दे देंगे, तैयारी करके बैठे हैं। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे देंगे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। अब वो पैर दबाते दबाते देखो कैसे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बोला हमको भी थोड़ा बहुत अपने इलाके में जमीन दे दो, क्योंकि उसका दोस्त बताया है ये दूसरे इलाके का जमींदार का बेटा है, तो वहाँ पर मेरे भी थोड़ा बहुत जमीन दे दो तो तुम्हारे साथ चल दूंगा और जाके क्या करूँगा, सेवा करूँगा। हाँ, मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है भाई, लेकिन क्यों ही इख्तियार मिला, मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और फिर हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हरेक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। अब ये छुट्टी खत्म हो गया बेटा, अब वापस जाने का टाइम आ गया, तो इसको लगा नौकर लोग को बहुत पैसा थोड़ी देते, लेकिन बेचारे के पास पैसा तो था ही नहीं, है ना। और दुर्गा पूजा की छुट्टी के कारण गाड़ी एकदम भरी हुई आई। सेकेंड क्लास में कील रखने की जगह नहीं, इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह न थी। मतलब अब जाते समय गाड़ी एकदम भरा हुआ था बेटा, आया तो एकदम सोए हुए आया तो बढ़िया मजा पाते, तो उसको जाते समय थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर, राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप पर बड़ा गट्ठर बन रहा था, कलकत्ते जा रहा था, कहीं गट्ठी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था, इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था, उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से लगना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर अब क्या हुआ, ट्रेन में भीड़ था बेटा बहुत, एक आदमी बड़ा सा गठरी लेके करता जा रहा था, गठरी रखने की जगह नहीं मिलता, तो क्या करे, पीठ में बांधा था, तो आजू बाजू में जो बैठे रहते उनको तकलीफ होती है ना, तो हवा बिल्कुल नहीं आ रहा था ट्रेन में, उसको बार बार गुस्सा आ रहा था उस आदमी के ऊपर। कुछ देर तक जब ये बैठा रहा, एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे खींच दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। कुछ देर तक ये बैठा रहा, उसको धक्का दे दिया और 2 तमाचा मार दिया। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अब वो बोलता है कि क्यों मारते हो बाबूजी, आप यदि मार रहे हो मेरे को आज के डेट में, मैंने भी तो गाड़ी का किराया दिया है ना, तो फिर सब लोग इसके ऊपर हंगामा करना चालू करते हैं। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे, कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह
न मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने, गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज्य है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन माँ भूषण तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर हियर। फिर तुम इतने मूर्ख हो और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता है। अब देखो क्या हुआ, देखे मतलब उस समय वाकई में उस जमाने में ये कहानी हमको बताती है बेटा। कभी भी कोई उपन्यास या कोई कहानी जो कहानीकार लिखता था वो सबसे पहले हमको ये बताता है कि उस समय का माहौल था। मतलब बड़े आदमी है तो कुछ भी करना, और आज भी ये होता है कि नहीं? कभी कहीं केयर किए हो? बहुत सारे जगह ऐसा होता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि सब पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो, ताकि आप किसी का जुल्म न सहना पड़े। ठीक है, अच्छी लगी कहानी आपको? यस मैडम। ओके, फिर करेंगे ये कहानी, है ना?